हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे पदार्थ, धातु और अधातु। यानी हम पदार्थ जो होते हैं वो कुछ धातु होते हैं और कुछ अधातु होते हैं, और किस बेसिस पर हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर। तो इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इनके भौतिक गुण बताए थे, और उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पे दोनों पे लगा दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और मैंने आपको जो इसके रासायनिक गुण हैं उनका भी एक हमने बताया था कि जो धातु और अधातु हैं वो वायु के साथ कैसी अभिक्रिया करते हैं। आज हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, सबसे पहले सोडियम। सोडियम क्या है? धातु है ना। धातु बहुत अभिक्रियाशील होती है। जो सोडियम धातु होती है वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है। अगर हम जल की बात करें तो यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है, यानी ऑक्सीजन के साथ भी तीव्र अभिक्रिया करती है और जल के साथ भी बहुत अधिक तीव्र अभिक्रिया करती है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसलिए इसे मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि सोडियम जो है उसको मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो क्योंकि ये क्या है, ये वायु से अभिक्रियाशील है बहुत ज़्यादा और जल से भी अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। जल में हम रख नहीं सकते हैं, और खुला भी रखेंगे तो वायु से क्रिया करती है। ठीक है, इसके बाद है आयरन। आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार के धातुओं को जल में रखा जाता है। अब देखिए, हमने यहाँ पे देखा कि धातु जो है वो क्या है, जल से अभिक्रिया कर रहे हैं, जिसमें सोडियम बहुत ज़्यादा अभिक्रिया करती है। अगर आपने कभी लैब में काम किया होगा अपने स्कूल लाइफ में, तो आपने देखा था कि सोडियम जो है उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े दिए जाते हैं, और अगर उन पर पानी गिर जाए तो तुरंत आग लग जाती है, बहुत ज़्यादा वो कैसे अभिक्रियाशील होते हैं। और इसके विपरीत में अगर हम अधातुओं की बात करें तो अधातु जो होती है वो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, यद्यपि वे बहुत ज़्यादा क्या है, सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार के धातुओं को जल में रखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस एक बहुत ही सक्रिय धातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। अब क्या है, अधातु क्या है, ये जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस। तो देखिए, जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर वो ही पूछे जाते हैं। तो जैसे फॉस्फोरस है, पूछ सकते फॉस्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है? तो जल में क्यों रखा जाता है? अब ये अधातु ये जल से तो क्रिया नहीं करता है, लेकिन ये वायु से बहुत ज़्यादा जो है वो क्रियाशील है। वायु के में अगर फॉस्फोरस को खुला छोड़ देते तो वो क्या, आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। तीसरा है हमारा अम्लों से अभिक्रिया। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद एसिड। तो धातु और अधातु के बारे में जब मैंने आपको पहला बताया था, उसके भौतिक गुण, तब मैंने आपको बताए थे कि जो धातु होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कैसे पॉजिटिव चार्ज है। जैसे कि हमारा सोडियम, आप क्या देखोगे, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो अगर हम इनकी रिएक्शन एसिड के साथ देखें, अम्लों के साथ देखें, तो धातु जो है वो क्रिया करते हैं और क्या है, हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं, जो कि हमें पॉप करके ध्वनि से जो है पता चलता है कि हाइड्रोजन जो है वो निकली है। कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु ये सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। अब देखिए, अगर हो सकता है कि आप रिएक्शन कराएं धातुओं की एसिड से किसी ऐसे सिंपल से हम, तो हो सकता है कि कभी वो रिएक्शन ना हो, तो आप क्या करोगे, उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा गर्म करो। तो गर्म करोगे तो रिएक्शन होगी और फिर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो कॉपर क्या है, कॉपर के साथ क्या सीन है कि कॉपर जो है वो जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसे गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, यानी अगर हम उसको गर्म करते हैं तब भी वो अभिक्रिया नहीं करता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, परंतु ये सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन जो H2SO4 होता है उससे ये अभिक्रिया कर लेता है। तो ये एक्सेप्शन है, तो इसे आप इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसके विपरीत अगर हम अधातु की बात करें तो अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्षारों से अभिक्रिया, रिएक्शन विद बेसिस। धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो धातु जो होते हैं वो क्षारों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस
उत्पन्न करते हैं, जैसे कि सोडियम या हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH क्या है, हमारा क्षार है। तो इससे ये रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, और उस हाइड्रोजन गैस जो है उसकी ध्वनि पॉप करके हमें सुनाई देती है। इसके विपरीत जो हमारे अधातु हैं, अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल है, यानी अधातु जो होते हैं वो क्षारों से अभिक्रिया जो है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा जटिल है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन। एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि एक धातु दूसरे धातु को विस्थापित कर दे। अगर हमने कोई लिक्विड सोल्यूशन लिया है किसी धातु का और उसमें हम कोई अन्य धातु मिलाएं उस सोल्यूशन में, तो क्या करते हैं कि जिस सोल्यूशन का लिक्विड जो सोल्यूशन है जिस धातु का था और बाद में हमने जो धातु मिलाई है वो उसको रिप्लेस कर देता है। तो ये हमारी होती है विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल आप कैसे समझ सकते हो, इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे 5 बीकर लिए हैं। पहले बीकर में हमने कॉपर सल्फेट लिया और जिंक का टुकड़ा लिया। अब इसमें कॉपर सल्फेट में कॉपर धातु है और जिंक हमने अलग से एक दूसरी धातु मिलाई, ठीक है। बीकर बी में हमने कॉपर सल्फेट लिया, उसमें हमने लोहे को मिलाया। तीसरे में हमने जिंक सल्फेट लिया और उसमें तांबे को मिलाया, तांबा यानी कि कॉपर। फिर डी में हमने आयरन सल्फेट लिया और उसमें हमने तांबा मिलाया, और लास्ट में हमने जिंक सल्फेट लिया, उसमें हमने लोहे की छीलन मिलाई यानी लोहा मिलाया। तो आपने देखा यहाँ पे हमने क्या किया, एक धातु का हमने सॉल्यूशन लिया है और उसमें हमने दूसरी धातु को मिलाया है। तो अब हम देखेंगे कि रिप्लेसमेंट होता है कि नहीं, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया किन किन बीकर में होती है। तो सबसे पहले अगर हम बीकर ए देखते हैं, ठीक है, जिसमें हमने क्या लिया था, हमने लिया था कॉपर सल्फेट का सल्यूशन और उसमें फिर हमने जिंक के टुकड़े डाले। तो देखने को मिलता है कि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है और इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पैंधे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। तो क्या है, वैसे जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है वो नीले रंग का होता है, ठीक है। अब क्या, जैसे ही उसमें जिंक मिलाया तो जिंक ने क्या किया, जैसे ये रिएक्शन है, ये हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें हमने जिंक मिलाया, तो जिंक ने क्या कर दिया, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, यानी उसकी जगह ले ली। अब वहाँ से कॉपर हट गया और वहाँ पे जिंक आ गया, और कॉपर क्योंकि अलग हो गया तो अलग होने की वजह से वो हमें अलग से दिखाई देता है और लाल चूर्ण के रूप में वो नीचे तली पे जमा हो जाएगा। और जो सोल्यूशन है अब किस में चेंज हो गया, अब वो जिंक और कॉपर सल्फेट की जगह जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बन गया है, इसलिए नीला रंग जो है वो गायब हो जाता है और हमें कॉपर मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी इस रिएक्शन में रिप्लेसमेंट हुआ है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया हुई है, जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया है। दूसरा बीकर हम देखते हैं, बीकर बी में हमने क्या लिया था, बीकर बी में हमने कॉपर सल्फेट लिया था और उसमें हमने लोहे की कील डाली थी, यानी आयरन के साथ हमने रिएक्शन देखी। तो कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा है, नीला है। जब उसमें आयरन डाला गया तो हमें फिर से रंगहीन सोल्यूशन मिला और कॉपर क्या जो चूर्ण है वो तली पर मिला, यानी बॉटम पे मिला। तो इसका क्या मतलब है, आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, जिसकी वजह से हमें क्या मिल गया, हमें फेरस सल्फेट का सल्यूशन मिल गया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। बीकर सी डी ई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने कितने 5 बीकर ली थी, 2 में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन बीकर सी डी और ई में जो था वो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसका क्या कारण कि क्यों नहीं हुआ। बीकर सी में हमने क्या लिया था, बीकर सी कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। तो जो अगर हम बीकर सी को देखेंगे, हमने क्या लिया था, बीकर सी में हमने जिंक सल्फेट लिया और उसमें फिर हमने कॉपर की छीलन डाली, ठीक है। यानी कि आप अगर देखें तो ए का जस्ट अपोजिट लिया, इसमें हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया तो जिंक डाला था, इसमें हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया और कॉपर डाला। अब देखा जाए तो सवाल उठता है कि यहाँ पे जब जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर कॉपर जिंक को रिप्लेस क्यों नहीं कर पाया, तो उसे हम देखेंगे। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक नियम है कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु
अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती है। ये विस्थापन का नियम है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में यही हुआ कि जिंक जो है वो कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक जो है उसको कॉपर रिप्लेस नहीं कर पाया इस अभिक्रिया में, और जब रिप्लेस ही नहीं कर पाया तो यहाँ पे विस्थापन की अभिक्रिया नहीं हुई, इसीलिए हमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। ठीक है, इसी तरह से अगर बीकर डी देखें हम, तो बीकर डी में क्या हुआ कि कॉपर आयरन सल्फेट से आयरन को विस्थापित करने में सक्षम नहीं है। हमने इसमें क्या लिया था, इसमें हमने आयरन सल्फेट का सोल्यूशन लिया और हमने उसमें कॉपर की छीलन डाली, ठीक है, तांबे की। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि कॉपर जो है वो आयरन की तुलना में कम क्रियाशील है, इस वजह से कॉपर आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में से आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाया, प्रतिस्थापित नहीं कर पाया, और इस वजह से कोई भी इसमें चेंज देखने को हमें नहीं मिला। बीकर ई में क्या हुआ बीकर ई में भी सेम यही चीज़ हुई। बीकर ई में हमने क्या लिया था, हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया था और उसमें हमने आयरन की यानी लोहे की कील डाली। अब जिंक सल्फेट जो है उसमें से आयरन जो है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाया, क्योंकि जिंक जो है वो आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमने इन सब चीज़ों से क्या नतीजा निकला हमारा कि अगर हम देखें कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो वो है जिंक, उसके बाद आता है हमारा आयरन और उसके बाद हमारा आता है कॉपर, यानी कॉपर सबसे कम क्रियाशील है इन दोनों की तुलना में और जिंक सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। नेक्स्ट है हमारा धातुओं और अधातुओं के उपयोग, यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी अब हमने धातु और अधातु पढ़ लिए, अब इनका हमारे जीवन में उपयोग क्या है। तो धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है, यानी हम बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका उपयोग करते हैं। अगर आप चारों तरफ अगर नज़र उठा के देखो तो आपको चीज़ें जो हैं वो धातु और अधातु की ही बनी हुई दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे अगर हम धातुओं की बात करें तो धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियों, वायुयान, रेलगाड़ी, उपग्रह, औद्योगिक सामान, खाना बनाने के बर्तन, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अगर हम अधातु की बात करें तो अधातु क्या है, अधातु जो है उनका उपयोग भी हम कैसे करते हैं, जैसे कि अधातु जो कि सजीव जीवों को श्वसन करने के लिए ज़रूरी है, वो क्या है जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या एक अधातु है। दूसरी अधातु जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स में किया जाता है, तो वो है हमारे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। अधातु जिनका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है, यानी वाटर प्यूरिफिकेशन में किया जाता है, जो है क्लोरीन। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलियम एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है, तो वो है आयोडीन। ठीक है, और लास्ट है पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु जो है सल्फर। ठीक है, तो इनके नाम जो है आपको नहीं दिए गए थे, मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। इसके अलावा देखिए एक चीज़ और है कि पौधे जो होते हैं उनमें भी जो है हमारी एक धातु पाई जाती है, वो क्या है, मैग्नीशियम, जो कि क्लोरोफिल नाम का तत्व होता है पौधों में, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें पाई जाती है। इसी तरह से जो शरीर है उसमें भी एक धातु पाई जाती है, क्या है वो, आयरन। तो आयरन कहाँ पाया जाता है हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड सेल्स में, जो कि है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, उसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद हम तत्व के बारे में देखेंगे। देखिए, यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ठंडा करके गर्म कर अथवा वैद्युत अपघटन द्वारा और अधिक विघटित नहीं किया जा सकता है, तो वह तत्व कहलाता है। यानी सिंपल सी भाषा में अगर हम देखें कि ऐसा पदार्थ जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा भी विघटित नहीं कर सकते, किसी वैद्युत अपघटन के द्वारा भी विघटित नहीं कर सकते हैं, ठंडा करे तो भी वो विघटित नहीं होता है, गर्म करे तो भी वो विघटित नहीं होता है, तो वो जो कहलाता है वो तत्व कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। यानी कि वो चाहे हम उसे गर्म करें, चाहे हम उसे विद्युत यानी इलेक्ट्रिक शॉक दें, चाहे हम ठंडा करें, चाहे हम उसके साथ कोई रिएक्शन करें, वो वैसा का वैसा ही रहता है, तो वो तत्व कहलाते हैं। और तत्व क्या है, जिसके एग्जाम जैसे सल्फर, आयरन और कार्बन क्या है, एक तत्व है। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो उसमें सारे क्या एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। अब वो विघटित क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि तत्व जो होता है
वो उसमें सब जो परमाणु होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं। अगर वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता तो विघटित हो जाता 2 पार्ट्स में, लेकिन वो पूरा का पूरा एक ही चीज़ से बना हुआ है, तो वो विघटित हो ही नहीं सकता है। इसलिए उसमें क्या है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तो यहाँ पे क्या बताया कि तत्व क्या है, वो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। जैसे कि कार्बन हो गया, तो कार्बन में क्या है, सिर्फ कार्बन के परमाणु होंगे। आयरन हो गया तो आयरन के परमाणु होंगे सिर्फ। तो तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु होती है, ठीक है, एटम होती है। जैसे कि हमारे शरीर की संरचना की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल। उसी की तरह से तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। तत्व के भौतिक परिवर्तन में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द्रव्य सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। यानी तत्व जो होते हैं उसमें अगर हम किसी प्रकार का भौतिक परिवर्तन करें तो उसके जो परमाणु हैं वो कैसे रहेंगे, अप्रभावित रहेंगे। यानी उनके परमाणु पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर हम द्रव्य में सल्फ़र लें, ठीक है, सल्फ़र, लिक्विड सल्फ़र लें और हम उसको ठोस के फॉर्म में लेंगे तब भी वैसे ही उसके परमाणु होंगे, द्रव्य के फॉर्म में लेंगे तब भी वैसे ही परमाणु होंगे, और वाष्प यानी गैस के फॉर्म में लेंगे तब भी उसके परमाणु कैसे हैं, वो समान ही रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। यानी प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं, 94, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधिकांश तत्व क्या है, धातु हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर जितने जो 94 तत्व पाए जाते हैं उनमें अधिकांश जो है वो धातु हैं। कुछ जो हैं वो हमारे अधातु हैं जो कि लगभग 20 से कम हैं, और कुछ हमारे जो तत्व हैं वो उपधातु हैं। अब उपधातु क्या होता है, उपधातु होता है मेटेलॉइड्स, जो कि धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, ठीक है। तो इसके मेटेलॉइड्स के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ये, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमोनी, ये सब क्या है, वो उपधातु के एग्जाम्पल हैं, उपधातु। तो उपधातु क्या होते हैं, जो कि धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहाँ पे आपको धातु जो है वो लेफ्ट साइड में होंगे मोस्टली, और जो अधातु है वो राइट साइड में है, और जो उपधातु हैं मेटेलॉइड्स, क्योंकि वो दोनों के गुण रख रहे हैं तो उनको पीरियोडिक टेबल में बीच में रखा गया है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। बस 2-4 चैप्टर और बचे हैं क्लास 8 में, फिर आपका जो साइंस का जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगी कि जो टोटल जितने भी 6th, 7th और 8th के चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं जिन्हें आप एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर एक बार रिवाइज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।